एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मतलब होता है मिनिमम डेविएशन। अब ये जो पिछले वाले वीडियो में मैंने पढ़े थे कि एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है, तो स्टडी किए थे कि कोई भी लाइट अगर डेंसर मीडियम में जाता है तो जिधर जाना चाहता है उधर तो जाता नहीं है, वो लाइट जो होता है वो डेविएट करके इधर के तरफ बेंड कर जाता है। तो ये एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस एंगल ऑफ डेविएशन को मिनिमम होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट जरूरी है, तो सबसे पहला है आई इज इक्वल टू ई। अब ये जो स्टडी हम लोग किए थे कि ये इंसिडेंस एंगल और इमरजेंट एंगल दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो इसका ये दोनों को इक्वल होना जरूरी है। दूसरी बात ये कि ये क्या है, नॉर्मल सरफेस से ये नॉर्मल जो लाइन ड्रॉ किए हैं, ये नॉर्मल लाइन जो ड्रॉ किए हैं, तो इसका परपेंडिकुलर होना बहुत जरूरी है। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो फिर इसका और इधर वाले का भी परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। तो ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि दोनों का परपेंडिकुलर होना जरूरी है। पहला क्या है, आई इज इक्वल टू ई होना जरूरी है। अब थर्ड में क्या करा है कि दोनों का बेस एंगल इक्वल होना चाहिए। प्रिज्म का जो ये बेस एंगल है, एंगल बी और एंगल सी, वो दोनों का इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर के ये मिनिमम डेविएशन होना चाहिए। मतलब कि कोई ऐसा प्रिज्म नहीं लेना चाहिए जैसे इसका एंगल अलग हो, इसका एंगल अलग हो। दैट मीन्स 30 डिग्री और ये 45 डिग्री या 70 डिग्री, तो लाइन क्या होगा, ये आड़ा टेढ़ा चला जाएगा। दैट मीन्स अलग अलग चला जाएगा, ये जाना चाहेगा इधर तो चला जाएगा इधर, तो मिनिमम डेविएशन हमें नहीं मिलेगा। मिनिमम डेविएशन मैक्सिमम डेविएशन मिल सकता है, या इससे भी मैक्सिमम डेविएशन मिल सकता है, या इससे भी बहुत ज़्यादा डेविएशन मिलेगा। सो मिनिमम डेविएशन होने के लिए बेस एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो थर्ड लाइन जो ये है लिखा हुआ है, द बोथ एंगल ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म आर इक्वल देन रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म। हाँ, क्योंकि देखो अब क्या है कि अगर ये इक्वल होगा तो लाइन जो होगा वो रिफ्रैक्ट होगा, और जो रिफ्रैक्टेड होगा वो हमेशा अपने बेस लाइन, दैट मीन्स ये प्रिज्म का जो बेस है वो क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। तो थर्ड पॉइंट में जो है वो यही लिखा हुआ है। अगर हम स्नेल लॉ लगाएं तो स्नेल लॉ क्या कहता है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, और अगर सेकंड केस में स्नेल लॉ लगाएं तो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अगर दोनों को अगर केस 1 और केस 2 से अगर हम स्टडी करें तो क्या हमें पता चलेगा, तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर स्नेल लॉ लगाएं तो एयर टू ग्लास तो क्या होगा, साइन I1 अपॉन साइन R1, क्योंकि I1 और R1 क्या है, एयर टू ग्लास है, तो I1 और R1, यहाँ देखो I1 और R1, तो ये है I1 और ये है R1, तो साइन I1 और साइन R1। अगर हम इसमें स्नेल लॉ लगाएं तो इसमें भी स्नेल लॉ लग सकता है, क्योंकि ये भी तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम है, तो साइन R2 अपॉन साइन I2। तो यहाँ देखें, अगर हम फर्स्ट सरफेस पे बात करें तो एयर टू ग्लास, दैट मीन्स प्रिज्म के डेंसर मीडियम तक था साइन I अपॉन R1। और अगर हम दूसरे सरफेस की बात करें डेंसर से रेयर के तरफ, तो साइन म्यू G टू A यानी ग्लास टू एयर, तो साइन R2 अपॉन साइन I1 होगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी साइन ग्लास टू एयर इज इक्वल टू 1 अपॉन एयर टू ग्लास। ये पिछले वाले टॉपिक में प्रूफ करके रखा था कि इसका ये इनवर्स होता है। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ये जो है साइन R2 अपॉन साइन I2, क्योंकि हम अभी जस्ट ऊपर ही लिखे हैं ये, और इसको अगर हम रिवर्स कर दें तो क्या होगा, एयर टू ग्लास इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2। अब ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, ये दोनों को अगर देखा जाए तो सेम है। सो हम फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से कह सकते हैं कि दोनों का RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो हम साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2 लिख सकते हैं। सो हम इस केस में अगर देखें कि मिनिमम डेविएशन के लिए हमें ये इक्वेशन रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। अच्छा, अगर दोनों को कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू यानी सामने वाले वैल्यू को अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं, मिनिमम डेविएशन के लिए अगर दोनों की वैल्यू, अगर दोनों वैल्यू एंगल की जो वैल्यू है बहुत बहुत स्मॉल है, तो हम साइन को हटाकर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2, और वैसे ही R1 के जगह पे मैं लिख सकता हूँ R1 इज इक्वल टू R2। सो मिनिमम डेविएशन होने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, एक तो I1 इज इक्वल टू I2 और दूसरा R1 इज इक्वल टू R2। तो यही था मिनिमम डेविएशन होने के लिए रिक्वायरमेंट कंडीशन।
अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डेरिवेशन प्रोड्यूस्ड बाय द थिन प्रिज्म। अगर थिन प्रिज्म का डेरिवेशन अगर देखा जाए तो इसमें हम कैसे मतलब निकाल सकते हैं, अगर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहें तो इस कंडीशन में देखा जाए तो क्या है, एक इंसिडेंट रेज है, रिफ्रैक्टेड है और इमर्जेंट रेज है। और ये जो टर्म जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले पेज में, तो ये I1 है इंसिडेंस एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल R1, रिफ्रैक्टेड एंगल R2, ये एंगल ऑफ डेविएशन और ये इमर्जेंट एंगल। इसको हम इमर्जेंट एंगल भी लिखेंगे क्योंकि ये इमर्जेंट एंगल है, सो हम इसको I1 और I2 कंसीडर कर रहे हैं। अगर सरफेस AB की बात करें, AB, तो स्नेल लॉ लगाएं, म्यू इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन R1। और अगर हम इसको अगर ये मतलब हमारा जो प्रिज्म है बहुत बहुत थीन है, इस केस में जो साइन I1 जो होगा I1 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि I1 जो है बहुत बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है, जिसके कारण हम साइन I1 अप्रॉक्स I1 के और साइन R1 जो है अप्रॉक्स R1 के लिख रहे हैं। तो हम म्यू इज इक्वल टू I1 अपॉन R1 लिख सकते हैं। और इस कंडीशन में हम ये भी लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू म्यू R1। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अगर हम सरफेस AC की बात करें, ये है AC, अब इसमें क्या होगा, फिर से साइन लॉ लगाएंगे, सॉरी स्नेल लॉ। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजिंग स्नेल लॉ। अगर स्नेल लॉ लगाएं तो इसमें क्या हो रहा है, ग्लास टू एयर हो रहा है। और ग्लास टू एयर को हम 1 अपॉन म्यू भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका रिवर्स होता है, और इसको लिख सकते हैं साइन R2 अपॉन साइन I1 I2। और अगर R2 और I2 वेरी वेरी स्मॉल है तो इसको भी हम अप्रॉक्स वैसे ही लिख सकते हैं क्या, कि 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू R2 अपॉन I2 अगर साइन हटा दे तो। और इसका अगर रिवर्स कर दें दैट मीन्स म्यू ऊपर कर दें और 1 नीचे, दैट मीन्स म्यू, तो ये भी क्या होगा, ऊपर हो जाएगा और R2 नीचे हो जाएगा। तो I2 नीचे और R1 ऊपर। अब ये म्यू की वैल्यू अगर कंसीडर करें तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि अगर साइन हटा दें तो I2 अपॉन R2 और R2 को हम इधर कर दें तो क्या होगा, I2 इज इक्वल टू म्यू R2। अब ये हमारा क्या था इक्वेशन, I1 इज इक्वल टू म्यू R1 और I2 इज इक्वल टू क्या है, म्यू R2। ये दोनों कंडीशन मैंने निकाल लिए। अच्छा, एक इक्वेशन कंडीशन था A प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू I1 प्लस I2, ये ऑलरेडी हम निकाल के रखें पिछले वाला टॉपिक में। ये कंडीशन निकाला था, एक इक्वेशन निकाला था, रिलेशन क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन का रिलेशन निकाल के रखे थे। सो हम I1 और I2 की वैल्यू जो है, यानी I1 की वैल्यू ये रखेंगे और I2 की वैल्यू हम ये रखेंगे, दोनों वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ रखे भी है म्यू R1 और प्लस म्यू R2। अगर म्यू कॉमन ले लें तो क्या होगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये हो जाएगा A प्लस डेल इज इक्वल टू म्यू R1 प्लस R2। और जैसा कि हम जानते हैं कि एंगल A जो है वो R1 और R2 के इक्वल है, ये भी मैंने डेराइव किया था, तो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है। तो इसके जगह हम A लिख सकते हैं। अगर हम A और A को एक साथ कर दें, यानी एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू म्यू A माइनस A, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू A। इसका मतलब होता है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिसाइड करता है ना। कोई भी प्रिज्म का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो उस पर डिसाइड करेगा एंगल ऑफ डेविएशन। और प्रिज्म का ए क्या है, तो ए है हमारा प्रिज्म का एंगल, यानी ऊपर वर्टिकल एंगल को ए कह रहे हैं, यानी एंगल पे डिसाइड करेगा और ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिसाइड करेगा। अच्छा, इस पे कोई भी रेज ऑफ लाइट जाएगा तो इंसिडेंट एंगल कितना है, दैट मीन्स 30 डिग्री है कि 40 डिग्री है, इस पे डिसाइड तो नहीं कर रहा है क्योंकि हम एंगल ऑफ डेविएशन, हम इसमें आई की बात ही नहीं हो रही है। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गया है कि इट इज क्लियर दैट द एंगल ऑफ डेविएशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये रिलेशन थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म, मतलब हम अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे। अच्छा, इसमें क्या निकालें, एंगल ऑफ डेविएशन, कि एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या होता है। अब इस टॉपिक में हमको पढ़ना है एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, यानी कोई भी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। ठीक है, तो ये अगले वाले वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है, ओके।